हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 3। जो हमारा चैप्टर 3 है वो क्या है? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज हम जानेंगे कि संश्लेषित रेशे कैसे होते हैं और प्लास्टिक क्या होता है। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों फाइबर्स से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं से विभाजित करने में प्रयास कीजिए। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे कपड़े होते हैं वो रेशों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ऊनी, सूती, इन सभी रेशों से हमारे यहाँ पर क्या बने होते हैं? हमारे कपड़े बने होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमको एक ये दी गई है सारणी 3.1। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में हमको इसको विभाजित करना है। अब हम देखते हैं आपने कुछ कृत्रिम चिन्हित किया है। कुछ वस्तुएं ऐसी है जो जिन्हें हमने कृत्रिम चिन्हित किया है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित। और जो जंतुओं और पौधों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं संश्लेषित रेशे क्या है। धागे से जुड़े मानकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट स्मरण करने का प्रयास कीजिए। अथवा चित्र यहाँ पर ए और बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये मनके हमारे यहाँ पर मनकों से बना हुआ एक हार है और यहाँ पर ये क्या है? हमारा कागज की क्लिप जोड़कर बनाई गई एक लंबी श्रृंखला है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाइयां वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से लिया गया है। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। जैसे कि बहुत सारी इकाइयां जब मिलती है तो तब क्या बनता है? हमारे यहाँ पर बहुलक बनता है। अब हम देखते हैं बहुलक प्राकृतिक भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास का एक बहुलक जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयॉन, आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी के अंत छोर में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को जो होता है कपास से के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं। किसे? रेयॉन से। ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हमारा रेयॉन है उससे निर्मित वस्तुओं का चित्र। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा गलीचा बना रखा है, यहाँ पर ये कागज से। ऐसे कई सारे हमारे वस्त्र या चीजें बनाई जाती है रेयॉन से। अब हम देखते हैं नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतुओं से प्राप्त उपयोग में किया गया था या बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल, वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला, धुलने में सुगम था, अतः कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे
जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रूस, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ चित्र देखते हैं। नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं, ये हमको दिखाई दे रही है सभी वस्तुएं यहाँ पर, ये सब क्या है, नायलॉन से निर्मित है। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? अब हम आगे देखेंगे। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। जो इस्पात का तार होता है उससे भी अधिक प्रबल होता है कौन सा? नायलॉन का तार। नायलॉन रेशों का उपयोग देखो यहाँ पर किया जा रहा है, ये नायलॉन की रस्सी में यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 3.1। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे स्वतंत्र रूप से लटका जाए, जैसा कि हमको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। मुक्त सिरे पर एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप लटकाता हुआ एक धागा, जैसे हमको दिखाई दे रहा है, एक मुक्त सिरे पर क्लैंप लगता हुआ धागा। अब हम एक हुक लगा कर पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को टूटने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है कि इसी प्रक्रिया को उन पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी में सारणीबद्ध करिए, धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि आप ये क्रियाकलाप ऐसे करके देख सकते हैं कि कोई धागा लेंगे हम और उस धागे को यहाँ पर लटका करके उसमें कुछ बाट रख दें और जितना वो भार सह सकेगा फिर वो टूट जाएगा धागा, तो हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो नायलॉन या पॉलिस्टर या रेशम या ऊन का धागा लटका कर हम उसका भी फिर यहाँ पर भार देखेंगे कि वो कितने भार को झेल पाता है। आप रेशो धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटिकाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। सावधानी, ध्यान रहे कि सभी धागे एक लंबाई, एक लगभग एक मोटाई के होने चाहिए। पॉलिस्टर एवं एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। ऐसे रेशे से बने कपड़े आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है, अतः इस वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या? पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का एक पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलिस्टर पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसे कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण, पॉलीवुल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। अब हम देखते हैं, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। यह विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। जैसे कि जो हम क्या करते हैं, सर्दियों में हमारी स्वेटर आती है, तो एक तो जो हमारा प्राकृतिक ऊन होता है और दूसरा होता है एक्रिलिक, जो जिससे हमारी स्वेटरें बनाई जाती है। तो ये क्या होता है, जो हमारे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक
अधिक लोकप्रिय होती हैं और ये टिकाऊ भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। आप पूर्व से प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 7वीं में हमने देखा था क्रियाकलाप 3.6। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों को एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर के कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र पहनने नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। अब हम जानेंगे जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म है। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध, रखरखाव में सुविधाजनक। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 3.2। एक आकार के 2 कपड़े टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु तो अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों में या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट के बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए, उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्म के बारे में क्या बतलाता है? अब हम देखेंगे, अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन और मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब हम देखेंगे प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यक बंद, क्रॉस बंद होती है। जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेखीय ये हमारी कैसी है, रेखी बंद है, और यहाँ पर एक क्रॉस बंद व्यवस्थाएं हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों, साइजों में उपलब्ध है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक की आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। पॉलिस्टर का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः जो हमारा प्लास्टिक है इसका पुनः चक्रण हो सकता है और इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। किसके? हमारे प्लास्टिक के। जैसा कि हम यहाँ प्लास्टिक की निर्मित वस्तुएं देखते हैं, ये हमारी क्या कुर्सी है, यहाँ पर ये हमारी बाल्टी है, ये हमें यहाँ पर बाइक बनी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ खिलौने, ग्लास है। ऐसे हम और भी जो हमारी प्लास्टिक की वस्तुओं को देख सकते हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। जब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए, क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि मोड़ने हेतु बल लगने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। किसका? थर्मोप्लास्टिक का। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, जैसे
जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इकाइयाँ कहलाती है। उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है या बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हाथे आदि बनाने के काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ या आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है। ये कुछ हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं। यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं दिखाई दे रही है हमको। अब हम देखते हैं विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि का संचयन करने सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब हम प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करते हैं। प्लास्टिक का अनिभिक्रियाशील है। क्या आप जानते हैं कि लोहे से जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता, दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में लाने का क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले क्या हुआ करती थी? पहले लोहे की बाल्टियां या जो हमारे होते थे तांबा और पीतल वगैरह की बाल्टियां जो चलती थी। लेकिन अब क्या हुआ करता है, जो प्लास्टिक की बाल्टियां वगैरह होती है, क्योंकि ये क्या होती है, सस्ती भी होती है और इनका भार भी कम होता है। अब हम देखते हैं प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। अब हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियां, टीकियों के पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सीरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अग्निशः प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में हम जानेंगे। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन की थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। सारणी हम यहाँ पर देख सकते हैं 3.3। अपशिष्ट के प्रकार। अपहासित होने में लगने वाला लगभग समय, पदार्थ के प्राकृतिक, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। 1 से 2 सप्ताह जैव निम्नीकरणीय।
कागज 10 से 30 दिन, जैव निम्नीकरणी। सूती कपड़ा 2 से 5 माह, जैव निम्नीकरणी। लकड़ी 10 से 15 वर्ष, जैव निम्नीकरणी। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष, जैव निम्नीकरणी। टीन, एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, जैव अनिम्नीकरणी। प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्ष तक जैव अनिम्नीकरणी होती है। अब हम देखते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अब घटित होने में कई वर्ष लेता है या पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणी और जैव अनिम्नीकरणी अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए, इनका अलग निस्तारण करिए, इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दीजिए। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः यहाँ पर प्राप्त करिए और उपयोग ना करना। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण को रिफ्यूज या हितैषी हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियों और खाद्य पदार्थों के रेफर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत सी लापरवाही देखते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ, प्लास्टिक मुक्त रहे? रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला, जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग कीजिए। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देखते हैं। एक्रिलिक, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, संश्लेषित रेशे, टेरिलीन और थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इन सभी शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से समझ लिए। अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। संश्लेषित रेशे प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक जो हमारे रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के बृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर। प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरणीय हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें
भ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यक है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। अब हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।